Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Business Organization and Management. Today we are going to discuss forms of business organization part 3. Part 3 in this session we will discuss about the joint stock company. As you know that in a previous session or the previous lecture we have discussed about the various forms of business organization, and we have discussed about the 4 types of business organization. Forms of business organization. The first one is sole proprietorship. Second is joint Hindu family partnership and the cooperative society. Now the fifth one forms of business organization is joint stock company. जो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? ए कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ द person formed for carrying out the business activity and has a legal status independent of its member. Company basically, you can see that a few people accumulated and they have a voluntary uh, um, purpose, and they voluntary involve and voluntary accumulate the money, and they want to start a business. So we can see that voluntary group of people who accumulated their money and who accumulated together to start a business, and this group of people is known as joint stock company. तो अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं जो कि बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी को ओपन करते हैं, तो एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, हाँ, जो कंपनी होती है उसका लीगल स्टेटस जो होता है, इट्स क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर. मीन्स legal identities, both the company and the owner has a different and separate legal identity होती है. कंपनी एज ए लीगल इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी और मेंबर्स की लीगल आइडेंटिटी डिफरेंट होगी. मीन्स दोनों के दोनों को सेम नहीं कंसिडर किया जाएगा, दोनों को सेपरेट लीगल आइडेंटिटी माना जाएगा, सेपरेट बॉडी माना जाएगा, सेपरेट फंक्शन एंड परफॉर्मिंग बॉडी माना जाएगा. अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब एज आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन कह सकते हैं. एंड हम आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहते हैं इसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन लेटर ऑन. बट एज यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट कि कंपनी जो होती है इज बेसिकली वर्क एज एन लीगल आइडेंटिटी और लीगल सेपरेट आइडेंटिटी की तरह वर्क करती है. और यहाँ पर एज यू नो ए कंपनी इज अ सेपरेट इज अ क्रिएशन ऑफ द लॉ. कंपनी जो होती है वो लॉ के थ्रू बनती है. मीन्स दे आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन और उसके लॉ के थ्रू बनती है एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर. एंड लाइक अ नेचुरल पर्सन, जैसे कोई नेचुरल इंडिविजुअल पर्सन होता है, कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी. वो कंपनी जो होती है वो एज अ पर्सन की तरह कोई भी प्रॉपर्टी को खरीद सकती है एंड कैन इनकर डेप्ट, कोई भी लोन ले सकती है एंड बोरो मनी एंड कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कोई पर्सन होता है इन अ सेम मैनर कंपनी भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है. इवन कैन स्यू एंड बी स्यूड केस अगेंस्ट एंड विद अदर पर्सन. मीन्स कोर्ट कोर्ट में कंपनी अगर चाहे तो किसी के खिलाफ कोई भी याचिका दर्ज कर सकती है. मीन्स कोई भी कोर्ट में केस लड़ सकती है, कंपनी के खिलाफ कोई केस डाल सकता है. तो यहाँ पर एज एन इंडिविजुअल पर्सन कंपनी को राइट्स मिल जाते हैं. तो यहाँ पर एक एज ए पर्सन कंपनी इज वर्क एज. तो यहाँ पर मगर कंपनी में प्रॉब्लम्स ये है कि जो कंपनी होती है एक कंपनी कैन नॉट ब्रीथ, ईट, रन एंड टॉक. Therefore, the company is basically artificial kind of person. आर्टिफिशियल इसलिए कहा गया है क्योंकि कंपनी जो होती है बेसिकली इज इंटेंजिबल है, इनविजिबल इनविजिबल होती है एंड इंटेंजिबल होती है. हम कंपनी को टच या हम उसको टच नहीं या विजिबली नहीं देख सकते. दैट्स वाई द कंपनी इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी इज वर्क एज अ पर्सन बट एक्चुअल में इट्स आर्टिफिशियली पर्सन की तरह वर्क करती है. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हेयर कि कंपनी जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी की, जॉन स्टॉक कंपनी है, दे हैव टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013. इट मीन्स यू इफ यू वांट टू हैव एन कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी आप ओपन करना चाहते हैं तो मस्ट यू हैव टू फर्स्ट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा. And it means that you have to follow all the rules, regulation and the form documentation procedure which are explained under the company act 2013 के according आपको you should have to fulfill all these formalities. Then only you can open the joint stock company.
अब नेक्स्ट थिंग इज हियर इन जॉइनिंग स्टॉक कंपनी में द शेयर होल्डर द ओनर ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी होती है उसकी शेयर उसकी ओनर कौन होगा, मीन्स उसका मालिक कौन होगा। बेसिकली जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, दिस आर बेसिकली द ओनर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर हुए। तो कंपनी का जो डिसीजन होता है हु विल गो हु विल रन द कंपनी, कंपनी को रन कौन करेगा, कंपनी से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कौन लेगा, क्योंकि ओनर्स बहुत सारे होते हैं, शेयर होल्डर बहुत होते हैं। तो इन ऑर्डर टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं बेसिकली वो कंट्रोलर होते हैं कंपनी में। डिसीजन मेकिंग जो होते हैं, जो कंपनी को रन करते हैं, वो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेसिकली इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर जो होते हैं वो यूनाइटली म्यूचुअली कंसेंट से इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन द बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द कंपनी। यूजुअली यू कैन से दैट तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो कौन होते हैं, तो उससे पहले आपको ये मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट कि शेयर्स क्या होते हैं। द कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की जो कैपिटल होती है, जो कंपनी में जितना भी पैसा होता है, इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर पार्ट, एंड ईच पार्ट इज नोन एज शेयर्स विच कैन बी ट्रांसफर फ्रीली फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर पर्सन। तो यहाँ ये बात है कि जो भी शेयर्स होते हैं उनको परचेज करता है शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का ओनर बन जाता है, और शेयर होल्डर मिलकर इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो दिस इज द मेन थिंग, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है। और जो कंपनी यूज होती है, आपका हैव टू रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनी एक्ट 1956। यहाँ मेंशन इसीलिए है क्योंकि प्रीवियसली जो कंपनीज होती थी उनको रजिस्ट्रेशन 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंग कराना पड़ता था, मगर जो इंडियन कंपनी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट हुआ है। नाउ द अमेंड अकॉर्डिंग टू द न्यू अमेंडमेंट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी को रजिस्टर कराना होता है। दे आर द सम फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द joint stock company like a Tata Iron Steel Company, Hindustan Lever Limited, Reliance Industry Limited, and Steel Authority of India, and Ponds India Limited. These are the examples of the joint stock company. Joint stock company basically two kinds होती है, private and the public company. दो पार्ट में बन जाती है, and we will discuss one by one in the later on. So before telling you what exactly the private and public company, let's begin with the advantage of the joint stock company, so you get an idea what exactly the more clear idea about the joint stock company. To start with the first advantages क्या है, तो joint stock जो कंपनी होती है बेसिकली लिमिटेड लाइबिलिटीज है। मीन्स जो लाइबिलिटीज होती है, द लाइबिलिटीज ऑफ द joint stock company or the member of the company or the shareholder is limited to the extent of the capital contributed by them in a company. To depend upon the shareholder, um, the depend upon the extent of the capital of the shareholder, the limited liability is decided. Means the creditor can use the asset of the company to settle their claims, and तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि एज पर द शेयर होल्डर आर लायबल टू एक्सटेंड ऑफ द अमाउंट ऑफ द शेयर्स दे हैव। तो जितना शेयर होल्डर का कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही लायबिलिटीज होगी। तो एज यू नो दैट इन प्रीवियस फॉर्म्स ऑफ प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि पार्टनरशिप में जो लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, पर जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो लायबिलिटीज होती है डिपेंड अपॉन द शेयर होल्डर एक्सटेंड ऑफ देयर शेयर होल्डर कंट्रीब्यूशन। तो शेयर होल्डर का जितना कंट्रीब्यूशन होगा एज पर द कंट्रीब्यूशन द लायबिलिटी आर डिसाइडेड। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द continuity continuity of existence. It means that perpetual existence. The existence of company is not affected by the death, retirement, and resignation, and the insolvency and insanity of member, and it has the separate entity from its member. तो यहाँ इम्पॉर्टेंट थिंग अगेन यहाँ पर ये है कि जो बिजनेस जो कंपनी होती है, इट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। The member of the company may come and may go, but the 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 process and the existence of the company is continue.
चलता रहता है। मीन्स पार्टनर के बिजनेस में मेंबर्स के आने जाने, डेथ, एग्जिस्टेंस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ पर जो बिजनेस होता है, जो कंपनी होती है, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट irrespective of the death of the member, retirement, resignation, insolvency, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंपनी will continue to exist even if the all the member die। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि कंटिन्यू रहता रहता है बिजनेस इरिस्पेक्टिव ऑफ द, क्योंकि जो कंपनी है वो उसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, और जो मेंबर्स है इट हैज़ ओन सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, एंड बोथ कंपनी एंड द ओनर एंड एज वेल एज द मेंबर हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। तो एक की एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से जो बिजनेस होता है जो कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस है। नाउ मूविंग टू द स्कोप फॉर द एक्सपेंशन। As compared to the sole proprietorship and the partnership forms of business organization, a company has a large financial resources, and further the capital can attract from the public as well as through bank of as well as through the bank from the loans and financial institution. So we can say that कंपनी के पास एक्सपेंशन के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ सोर्स ऑफ कैपिटल अवेलेबल। तो लाइक कंपनी जो होती है वो पब्लिक सेक्टर से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कैन रेज द फंड, एंड देयर फॉर द ग्रेटर scope for the expansion. The investor can incline to invest in shares because of their limited liabilities and the transferable ownership and responsibility of एंड पॉसिबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न इन अ कंपनी। तो इन्वेस्टर जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एज पर देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट देयर लाइबिलिटी आर डिसाइडेड। तो यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ उनको सोर्सेज ऑफ मनी और कैपिटल बहुत मिल जाता है, तो सोर्स ऑफ एक्सपेंशन इंक्रीज हो जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। नाउ द अनदर एडवांटेज इज द प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप प्रोफेशनली कंपनी मैनेज होती है। तो मंथ कंपनी कैन अफोर्ड टू पे अ हायर सैलरी टू द स्पेशलिस्ट एंड द प्रोफेशनल। कंपनी अफोर्ड कर सकती है हायर सैलरी अपनी सैलरी को, एंड इट कैन देयरफॉर एम्प्लॉय पीपल हु कैन एक्सपर्ट इन देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो कंपनी कैन इजीली hire the can easily hire the person who has expertise in their specialized area, and the scale of operation in a company lead to division of work, and each department deal with a particular activity, and it is headed by the expert। तो कंपनी में क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट का एक एक्सपर्ट हायर कर लेती है कंपनी, and this leads to a balanced decision making as well as a greater efficiency in the company operation। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाता है स्टॉक जॉइंट स्टॉक कंपनी को, बिकॉज वहाँ पर एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट रिलेटेड अपने फील्ड से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, एंड दैट डिसीजन इट्स क्वाइट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में एक्सपर्टीज की कमी हो जाती है, दैट्स वाई प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होता। तो ये जो एडवांटेजेस है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, जो कि बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो लिमिटेशन है उसको ओवरकम करता है। मीन्स इसमें ये खूबियाँ हैं जो बाकी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशन, एज यू नो दैट लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। द मेजर लिमिटेशन ऑफ द कंपनी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलो। कॉम्प्लेक्सिटी इन द फॉर्मेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है, बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी रिक्वायर greater time, effort, and the extensive knowledge of legal requirement and the procedure involved. So, as compared to the sole proprietorship and the partnership, the forms of business organization, the formation of the company is more complex. तो फॉर्मेशन प्रोसेस बहुत लेंथी है, कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में जब कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन स्टैब्लिश अ कंपनी। तो ये क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसका, ये बेसिक डिसएडवांटेजेस है। नाउ सेकेंड वन इज लैक ऑफ सिक्रेसी। सिक्रेसी मीन्स ये हुआ कि कंपनी जो एक्ट के अकॉर्डिंग जो कंपनी को होते हैं रिक्वायर्ड टू ईच पब्लिक कंपनी को क्या होता है, टाइम टू टाइम प्रोवाइड द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के रजिस्टर को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, एंड सच इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक ऑल्सो। तो यहाँ पर शेयर होल्डर को
अपने शेयर्स देने से पहले कंपनी जब भी रेज करती है फंड, तो उसको हर एक इंफॉर्मेशन अपनी जो होती है रिवील आउट करनी पड़ती है टू द जनरल पब्लिक, एंड देयर फॉर डिफिकल्ट टू मेंटेन अ कंप्लीट प्राइवेसी और द सीक्रेसी अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। यहाँ लैक ऑफ सीक्रेसी, कंपनी की हर एक इंफॉर्मेशन जो होती है वो रिवील आउट हो जाती है, तो यहाँ पर एक सीक्रेसी की प्रॉब्लम्स रहती है, लैक ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेट नहीं रह पाती है कंपनी की ऑपरेशन। Now the third disadvantage is impersonal work environment. Due to the, you can see that the separation of the ownership and the management, separation of management, और जो मैनेजमेंट जो होता है कंपनी में वो अलग होता है, ओनरशिप अलग होता है, डिसीजन मेकिंग अलग होता है, तो हर एक चीज़ डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन होने के कारण लीड टू अ सिचुएशन where a lack of effort as well as the personal involvement on the part of the ऑफिसर ऑफ द कंपनी, तो यहाँ पर लैक ऑफ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, मीन्स द लार्जर ऑफ द साइज ऑफ कंपनी फर्दर मेक इट डिफिकल्ट फॉर द ओनर एंड द टॉप मैनेजमेंट टू मेंटेन अ पर्सनल रिलेशनशिप और द पर्सनल कॉन्टैक्ट विद देयर एम्प्लॉयज, कस्टमर एंड क्रेडिटर। तो क्रेडिटर और एम्प्लॉयज से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कंपनी की साइज की वजह से, कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट में डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, मतलब यू कैन से दैट सेपरेशन जो होता है ओनरशिप और मैनेजमेंट का लेड टू सिचुएशन के कारण क्या होता है, एक पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट हो पाता जॉइंट स्टॉक कंपनी में। न्यूमरस रेगुलेशन, एज यू नो दैट द जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है उसको फॉर्म दे हैव टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 के अधीन रजिस्टर्ड कराना होता है, और यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे हो जाते हैं। द फंक्शन ऑफ द कंपनी इज सब्जेक्ट टू मैनी लीगल प्रोविजन एंड कंपल्शन। A company is burdened with a numerous restriction in respect of the aspect of the auditing, voting, filing of report, and the preparation of the document, and required to obtain various certificates from the various different agency like registrar, SEBI से information उन्हें होनी पड़ती है, and these reduce the freedom of operation of the company and take away the lot of time, effort and money. So that's why the numerous regulation are involved. Now the last disadvantages of the joint stock company is a conflict in interest. अब कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि देयर मे बी द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड द एम्प्लॉयज। तो जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल की एक एम्प्लॉय क्या चाहता है, एम्प्लॉय वांट टू हैव हायर सैलरी, एक कंज्यूमर, एक कस्टमर क्या चाहता है, हायर टू हैव अ डिजायर फॉर अ हायर क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस, और एक शेयर होल्डर क्या चाहता है किसी भी कंपनी में, वांट टू हायर रिटर्न इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंक्रीज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। तो यहाँ पर सभी के जो इंटरेस्ट है, कस्टमर, एम्प्लॉयज एंड द शेयर होल्डर, दे हैव अ क्वाइट डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट, एंड जो डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं इट डिफिकल्ट टू मैनेज इन अ कंपनी एंड डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई ऑल डाइवर्स इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना एक टाइम पर डिफिकल्ट हो जाता है, तो एक डिसएडवांटेजेस है। तो now moving toward the suitability of the joint stock company. A joint stock company is suitable where the volume of the business is quite large. अगर business का जो volume है वो बहुत large है, the area of operation is widespread, and the certain business like the banking and insurance is the best example of this joint stock company. तो ये हुआ all about the advantages and disadvantages. Now moving towards the type of joint stock company. Joint stock company basically two types की होती है, तो you can say the company can either a private or a public company. These two type of a company are discussed in detail one by one. तो हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ डिफरेंट ये जो टेबल है, इस टेबल से आप यू कैन इजीली डिफाइन और इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनी। तो कंपनी जो जन स्टॉक कंपनी है उसको आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं, एज वेल एज यू कैन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मेंबर, पब्लिक कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं इट हैज़ मिनिमम 7 मेंबर एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी, एंड in a private company minimum member should be 2 and maximum member should be 200। तो यहाँ पर अगर if you notice that पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम लिमिट जो होती है इट बेसिकली अनलिमिटेड है, और पब्लिक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम लिमिट 200 है, इट मीन्स सर्टेन लिमिट डिसाइडेड है 200।
Now the moving towards the minimum number of directors. As per the director is concerned, पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर की जो मिनिमम लिमिट्स होती है दैट इज 3, एंड अ प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर की जो मिनिमम लिमिट्स है दैट इज 2. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इंडेक्स ऑफ मेंबर, जो मेंबर्स की जितने भी इंफॉर्मेशन होती है दैट इज अ रिक्वायर्ड टू मेंटेन, मेंटेनेंस उसकी जो होती है वो रिक्वायर्ड कंपलसरी होती है इन अ पब्लिक कंपनी, मीन्स गवर्नमेंट कंपनी में. बट इन अ प्राइवेट कंपनी द इंडेक्स ऑफ मेंबर इज नॉट कंपलसरी, means they need not to be have a detailed information about the members of the company. Now moving towards another transfer of shares. पब्लिक कंपनी में जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, कैपिटल जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इक्वल पार्ट में, एंड ईच कैपिटल ईच पार्ट इज नोन एज शेयर्स. तो पब्लिक कंपनी में जो शेयर्स होते हैं इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर शेयर होल्डर. There is no restriction of the transfer of the shares. But in a private company, the transfer of share is quite restricted. The restriction होता है on the transfer of the shares. Means in a private company, the shareholder can't transfer the shares from one shareholder to another. तो restriction होता है private company में. And the last differences is the invitation to the public to the subscribe to shares. Public company can invite the public to subscribe its shares or debenture, or can invite the public to the part of the company. तो वो invite कर सकती है, but in a private company can't invite the public to subscribe its security. तो invite नहीं कर सकती. So this is all about the today session. So thank you my dear student.